माननीय शिमला के महापौर, सभी अधिकारीगण, सभी टीचरगण, सभी बीटी टीचर्स और हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, प्यारे साथियों, 78 वर्ष पहले जब देश आजाद हुआ, आजादी की पहली किरण इस देश पर पहुंची, पूरा देश एक निरक्षर देश के रूप में जाना जाता था। 17% के करीब देश की जनसंख्या साक्षर थी और हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 1951 के सेंसस के हिसाब से 7.5% के करीब थी। आज 77 वर्ष के बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इसके लिए मैं सभी अपने अध्यापकगण, अधिकारीगण, माननीय शिक्षा मंत्री जी और इसलिए कहना चाहता हूँ, मेरे माताजी 5 पढ़े हुए थे, पिताजी भी 7 पढ़े हुए थे और मैं ये वक्त इसलिए कहकर आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो कड़े नहीं थे। पहाड़ी भाषा में बोलते ना कड़े नहीं। उन्होंने हमें साक्षर बनाया। साक्षर बनने के बाद हम जब आगे ज्ञान प्राप्त करते गए, आज हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। तो एक बेटी, जब मैं वहां स्टॉल में गया तो एक बेटी ने कहा कि ये मेरे पिताजी हैं और मैंने इन्हें साक्षर बनाया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि प्रदेश पूरा ही, वो देश जो पूरा ही पहले साक्षर नहीं था, निरक्षर था। आज हम पूरा 100% साक्षर प्रदेश बन गए। साक्षरता के साथ हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है? हम खुद सरकारी स्कूल में पढ़े और हमारे उस समय संसाधन बहुत कम हुआ करते थे। आज संसाधन भी हमारे पास अच्छे हैं। तो ऐसा क्या कारण हुआ? पहले तो कोई निजी स्कूल नहीं हुआ करते थे, सरकारी ही स्कूल हुआ करते थे और सरकारी स्कूल में हम सब लोग पढ़ने जाते थे। बेंच भी 10th के बाद मिलते थे, तब तक तो टाट पर ही बैठकर हमारे जो शिक्षक होते थे अच्छी शिक्षा देते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि सरकारी स्कूलों से एनरोलमेंट मिलना शुरू हुआ, जबकि सरकारी स्कूल के जो अध्यापक है वो सब टेस्ट के थ्रू आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छा पढ़ाना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के में कहीं ना कुछ कमी है। और निजी क्षेत्र के स्कूल, जिसमें मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि उसमें टीचर्स की अपॉइंटमेंट वहां के निजी नियमों के अनुसार होती है और फिर भी बच्चे उसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कमी थी, हम शिक्षकों में कमी थी, हमारी प्रशासनिक क्षमता में कमी थी। इस चीज को हमने 2.5 साल पहले पहचान की। मेरा शिक्षा मंत्री जी ने कई बैठकें की, कहा कि मात्र स्कूल खोलना उद्देश्य है या गुणात्मक शिक्षा देना उद्देश्य है? महज स्कूल खोलना है, एक नोटिफिकेशन कर दी जाए तो 10 बच्चों को खुश कर, 10 बच्चे स्कूल में हैं और 10 बच्चों के लिए कभी एक टीचर है, कभी एक टीचर भी नहीं है, वॉलंटरी टीचर लगाया हुआ है। तो ऐसे तो गुणात्मक शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। हमने फैसला करना था। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के चुनावों से पहले तकरीबन 600 के करीब स्कूल खोल दिए। कई स्कूलों को +2 कर दिया, कई स्कूलों में साइंस कंपल्सरी साइंस कर दी और टीचरों की नियुक्ति नहीं की। हमने सबसे पहले फैसला किया कि इन स्कूलों को तभी खोला जाएगा जब हमारे पास पहले शिक्षकों की भर्ती होगी, टीचर्स की भर्ती होगी। और इस दिशा में हमने कदम उठाया और 5,647 के करीब हमने कैबिनेट में पोस्टें स्वीकृत की
और आज उनके 3000 के करीब हमारे टीचर्स उसमें लग चुके हैं, कॉलेज के लेक्चर लग चुके हैं। बाकियों के इंटरव्यू आपदा के कारण अभी अगस्त सितंबर में होने वाले हैं। तो गुणात्मक शिक्षा के लिए जैसे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि टीचर स्टूडेंट्स रेशियो कितना होना चाहिए, हम इंडिया में नंबर 1 है, रेशो में है, लेकिन गुणात्मक शिक्षा में कहीं ना कहीं हमारे बीच में कमी है। अब गुणात्मक शिक्षा क्या टीचर्स को नियुक्ति करने से ही आएगी? तो कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए? एक सोच विकसित करने की हमारी सरकार ने निर्णय लिया और एक सोच के तहत राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में खोले जा रहे हैं। हमने देखा कि प्राइमरी तक सरकारी स्कूलों में जो पढ़े लिखे टीचर है वो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हम पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत नहीं कर पा रहे। जबकि प्राइवेट स्कूल में, निजी क्षेत्र में पहली कक्षा से इंडियन मीडियम की शुरुआत हुई। पढ़ाने वाले टीचर हमारे पास अच्छे हैं, हमने इंग्लिश मीडियम की शुरुआत की। और बड़ी भिन्नताएं आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में थी। प्राइमरी एजुकेशन अलग था, सेकेंडरी एजुकेशन अलग था, मिडिल एजुकेशन अलग था। स्कूल एजुकेशन हमेशा से एक होना चाहिए, और एक में अगर कोई एक स्कूल में 10-15 टीचर होते हैं, उनकी वार्तालाप से भी उनमें भी ज्ञान आता है और बच्चों को सिखाने की क्षमता भी उनमें बढ़ती है। अब जिस स्कूल में सिर्फ 50-100 बच्चे ही होंगे तो पढ़ाने वाले टीचर को भी बच्चों को पढ़ाने में आनंद कम आएगा। वो सोचेंगे 9 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, घर में बैठ के ही ट्यूशन पढ़ा देते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हमारी सरकार ने सोचना शुरू किया। पहले तो जो त्रुटियां थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में उसको दूर किया। उसमें थोड़ी कठिनाई जरूर सरकारी हमारे जो निदेशालय में कर्मचारी की थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, और जब परिवर्तन होता है तो ऐसी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति है कि हम अपनी स्कूल एजुकेशन को, कॉलेज एजुकेशन को गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी एजुकेशन के आधार पर देश का नंबर 1 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रूप में इन स्कूलों को विकसित करें। इस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का मतलब ये नहीं है कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को लाया जाए, उन्हें अच्छा वातावरण दिया जाए, बच्चा स्कूल आने में खुशी महसूस करे, टीचर स्कूल आने में खुशी महसूस करे। अगर ये दोनों चीजों को हम मेल करते हैं तो टीचर को पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे स्कूल जो है वो स्कूलों की जो क्वालिटी है, जो बिल्डिंग्स की क्वालिटी है, कुछ तो बहुत अच्छी है, कुछ बहुत ही अच्छी नहीं है। इन सब चीजों पर दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और देखा गया कि हमें स्कूल बोर्ड के अलावा सीबीएसई बोर्ड के भी स्कूलों को शुरू करना चाहिए। शिक्षा मंत्री और हमने काफी दिनों से बात की और हमें यह अच्छा लगा कि इस साल हम 200 स्कूल को सीबीएसई बोर्ड में अगले एकेडमिक सेशन से परिवर्तित करने जा रहे हैं। अगले एकेडमिक सेशन में 12 हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हमारे उनमें सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आने में समय लगता है और आप देखना जो आज शिक्षक अपने प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजते हैं, एक दिन अपने ही स्कूल में उन बच्चों को भेजेंगे कि ये स्कूल हमारा सरकारी सबसे बेस्ट है। और सब लोग आपको अनुरोध करेंगे कि हमारे इस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो। हमारी सोच उस दृष्टिकोण से काम कर रही है और इसमें बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बता दूं आपको कि हम आने वाले 5 सालों में पूरी शिक्षा का, स्कूल एजुकेशन का नक्शा बदल कर रखेंगे, ये हमारी सोच है। अब इसमें सहयोग किसका चाहिए? उसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए, टीचर का सहयोग चाहिए। टीचर को भी एक दबाव बना रहता है कि हम मुझे अपने यहां नौकरी करनी है, पता नहीं यहां से नौकरी से मुझे कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये दबाव को भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो शांत मन से जहां उसकी पोस्टिंग हो वो अपना पढ़ाई करवाए
और अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाकर अपने घर भी शाम को वापिस चला जाए। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार एक नीतिगत काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सफलता कहाँ मिलती है ये अलग बात है, लेकिन एक सोच जो है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर घर के बाद पहला कोई शिक्षा का मंदिर होता है वो स्कूल होते हैं। माँ की शिक्षा के बाद अगर कोई अच्छी शिक्षा और संस्कारों से भरी शिक्षा कोई देता है तो हमारे टीचर्स होते हैं। और जैसा कि मैं अभी स्कूलों में जो देख रहा था कि शिक्षा मंत्री जी भी बोल रहे थे कि ड्रेस कोड की बात है। ड्रेस कोड हमारा थोपना कोई मकसद नहीं है, लेकिन उस शिक्षा संस्थान के प्रिंसिपल टीचर बैठकर सोच सकते हैं कि हमें किस ड्रेस कोड में आना चाहिए ताकि बच्चों को भी एक अच्छा लगे। वो खुद सोच सकते हैं। और निश्चित रूप से आप लोग जब अच्छा सोचेंगे तो हिमाचल प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हमारे टीचर्स ने किया है, हमारे अधिकारियों ने किया है। अभी और सुधार की बहुत अधिक जरूरत है। गांव में पढ़ने वाले बच्चे को ये गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं स्कूल से पढ़कर देख गया हूं, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का मुझे इस स्कूल ने ताकत दी है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम विकसित करने जा रहे हैं। शिक्षा के अलावा हमारी सरकार का एक और मकसद है कि हम हेल्थ सेक्टर में